नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के सबसे अनुभवी और लोकप्रिय नेताओं में से एक श्री हरीश रावत जी। केंद्र से लेकर राज्य तक राजनीति और जन सेवा में इन्होंने एक लंबा और प्रेरणादायक सफर तय किया है। आइए आज जानते हैं राजनीति के पीछे का इंसान कैसा होता है। सबसे पहले तो स्वागत है रावत जी आपका मेरी कहानी मेरी जुबानी में। बहुत अच्छा हरी जी, बहुत अच्छा लगा। और हम जो ये पॉडकास्ट हम आज लेकर आए हैं, हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि एक राजनेता एक कैसा इंसान होता है। तो सबसे पहले रावत जी आप बताएं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। दो घटनाएं हैं जिन्होंने सेप देने का काम किया। यूं तो मैं जब इंटर कॉलेज में पढ़ता था रामनगर में, तो सुशील कुमार, निरंजन, रामलाल जी ये हमारे भूमिहीनों के नेता थे। तो इनके संपर्क में मैं कुछ राजनीतिक काम सीख गया था और छात्रों को संगठित करना मैंने शुरू किया था। बल्कि एक दिन घंटा बजा करके स्कूल की छुट्टी करवा करके सारे बाजार में भी छात्रों को घुमा दिया था, जब छात्र संघों को पर प्रतिबंध लगा था चौधरी चरण सिंह जी के राज्य में। जब मैं बीए करने के लिए गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी धीरे धीरे क्षेत्र व्यापक होता गया और हम छात्र यूनियन के चुनावों में वहीं नहीं बल्कि कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, यहाँ तक भी बनारस, गोरखपुर तक भी जाने लगे। उस दौर में इंदिरा जी की लोकप्रियता एक बार बहुत चरम, वो युवाओं की आइकॉन बन करके उभर गई सारे उसमें। हम लोगों ने आपस में तय किया कि क्यों ना लखनऊ विश्वविद्यालय में इंदिरा जी को बुलाया जाए और उनको हम बुला करके लाए। उस समय संबित की सरकार थी यूपी में, TN सिंह चीफ मिनिस्टर थे, राजनारायण जी उनके मेंटर थे। उन्होंने कह दिया कि इंदिरा गांधी को हम वो लखनऊ की धरती को अपवित्र नहीं करने देंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं जाने देंगे। तो एक चुनौती हो गई हमारा। हम लोग थे, कुछ इंदिरा जी के समर्थक थे, कुछ उस समय कांग्रेस आई कहलाती थी उसके लोग थे और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। बाकी सारा योजन सभा, उस समय की जो कांग्रेस ओ की यूथ कांग्रेस थी, वो विश्व हिंदू परिषद, ये विद्यार्थी परिषद, ये सब लोग खिलाफ में थे एकजुट होकर के। लेकिन किसी तरीके से इंदिरा जी की सभा बहुत कामयाब हुई और वो सारे युवाओं को जीत करके चली गई। उन्होंने प्रेरित किया और मैं युवा कांग्रेस के अंदर आ गया। तो लखनऊ विश्वविद्यालय कुछ दिनों के लिए बंद हुआ, बाढ़ आ गई लंबे समय तक। कुछ दिनों तक तो बाढ़ राहत का काम हम करते रहे, लेकिन उसके बाद जो है जब जरा सा थक भी गए, हॉस्टल सब बंद हो गए थे, तो अपने दोस्त के वहाँ चारबाग रहता था, तो मुझे लगा क्यों नहीं गांव चला जाऊं। एक दिन ट्रेन में बैठा, गांव के लिए चल पड़ा। तो गांव की अपनी स्थिति देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी माँ के ऊपर मैंने बहुत भार डाल दिया है और मुझे कोई नौकरी अपने लिए खोजनी चाहिए। नौकरी खोजते खोजते हम कुछ स्थानीय नौजवान मिले। हमने कहा भाई स्कूल हमारा जो हाई स्कूल है, इसको क्यों ना इंटर किया जाए और इसका काम किया जाए। श्रमदान प्रारंभ किया। एक जो विद्यालय समिति थी पहले से थी, उसमें मुझे सचिव बना दिया गया और हमने श्रमदान और चंदा मांग करके स्कूल के लिए, और अनुगतवा वो इंटर कॉलेज भी हो गया, कुछ कमरे इत्यादि भी बन गए, कुछ दानदाता भी सामने आए। उसी दौरान पंचायतों के चुनाव हुए, जो दूसरा मोड़ आया। पहला मोड़ तो इंदिरा जी वाला था। दूसरे मोड़ के बाद जो है मैं अपने घर की स्थिति को देखने लगा। मैं माँ के साथ उसकी तकलीफ को शेयर करना चाहता था। मैं ये देख रहा था कि कहीं नौकरी का सिलसिला ढूंढूं, और मैंने अपने दोस्तों से भी कहना प्रारंभ कर दिया था, यार मेरे लिए कहीं नौकरी ढूंढो करके। हमारे गांव के भी प्रधान का चुनाव होना था। बड़े मुश्किल से गांव वालों ने, नाथू सिंह चचा थे हमारे, उनको तैयार किया और उन्होंने कहा ये हरीश जब मेरे साथ वो प्रधान बनता है तब तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं तुम नहीं बनता। तो हम उनका पर्चा लेने के लिए गए।
जब पर्चा ले रहे थे तो कुछ लोगों ने मजाक कर दिया हमारे पर, और भाई क्या क्या बनोगे, ब्लॉक प्रमुख बनोगे? तो मैं इसी के उम्र का रहूंगा, 21-22 साल का। तो मजाक मुझे बड़ा खल गया। हमने कहा हाँ, वो हमारे साथ मोहन सिंह चचा थे, नाथू सिंह चचा थे। उन्होंने कहा हाँ ब्लॉक प्रमुख का भी ले लो पर्चा, लाओ पर्चा दो। वो पर्चा दे दिया गया। पता नहीं उन्होंने उम्र का भी अंदाज कैसे नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, और नामांकन भी हो गया। लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। और जब हमने प्रचार शुरू किया, अपना इलाका पहले अपने साथ जोड़ा, फिर हमने दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो जितने वोट टोटल कास्ट हुए, 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवारों को जितने टोटल वोट कास्ट हुए उसका 60% मुझको मिल गया, फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस दोनों लगा करके जो है, और मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया। तो फिर नेचुरली उम्र के हिसाब से चैलेंज हुआ मेरा चुनाव जो है, लेकिन 2 साल का वक्त मिला मुझको, उसमें मैंने ब्लॉक में अपनी अच्छी पहचान बना ली। और अब वो जब ब्लॉक प्रमुख बन गया तो नेतागिरी की राह बन गई। तो एक्सीडेंटल ब्लॉक प्रमुख था और एक्सीडेंटल नेता बन गया, फिर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, फिर माँ छूट गई, फिर राजनीति सामने आ गई। तो फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई, टाइम बता गया, फिर लोकसभा में आ गया, फिर ये आ गया, फिर कहानी दूसरी है, दूसरा मोड़ है। लेकिन ये 2 घटनाएं, एक तो इंदिरा जी की सुविचारित तरीके से जो मुझे एक आकृष्ट किया, हम लोगों को, हमारी पीढ़ी के बहुत सारे लोगों को किया। एक सीवी सिंह करके मेरे दोस्त थे, उनको छोड़ करके बाकी सब लोगों ने जो है युवक कांग्रेस ज्वाइन की। उनमें से कुछ लोग चीफ मिनिस्टर भी रहे, जगदम्बिका पाल इत्यादि, ये सब उसी नरेश अग्रवाल, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ के थे उस समय, जो यहाँ तक पहुंचे बहुत ऊंचाई तक, संजय सिंह इत्यादि, ये सब लोग जो थे जो है। लेकिन उस कालखंड में इंदिरा जी का आकर्षण लेकर के आया, और ब्लॉक प्रमुख में एक्सीडेंटल ब्लॉक प्रमुख बना गया था, वो प्रधान का पर्चा लेने के लिए, वो मेंबरी का पर्चा लेने के लिए, और वहां से ब्लॉक प्रमुख का ले आया और ब्लॉक प्रमुख हो गया। ब्लॉक प्रमुख हो गया, फिर निभाना पड़ा। लेकिन जब आप ब्लॉक प्रमुख रहे, फिर आपकी शिकायत भी हुई आगे कि आप एज में आप बहुत छोटे हैं, तो फिर आपने उस चीज को किस तरीके से? हाँ, फिर लड़े कोर्ट में लड़े, हमने जन्मपत्री के आधार पर क्लेम किया। और हमने कहा भाई असली तो वह है, और ये तो स्कूल में तो हमारी उम्र कम लिखा दी गई है। तो कुछ दिन खींचा, जो कानूनन वकील साहब खींच सकते थे। जब हमको लगा कि आप ज्यादा खींचना संभव नहीं है, तो उसके बाद आई गिव अप। तब तक मैं अपना काम कर चुका था ब्लॉक के अंदर। हमारे ब्लॉक में हमने सब जगह प्राइमरी पाठशाला, शाखा पाठशालाएं खोली, कुछ उनमें से बाद में प्राइमरी पाठशालाएं बन गई। कुछ शिक्षा में मैंने बहुत काम किया 2 सालों के अंदर, श्रमदान आदि के जरिए जो है। हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल बहुत खोले गए, इसलिए विकासन में सर्वाधिक हाई स्कूल इंटर कॉलेज मिलेंगे आपको। तो विकासन के अंदर कोई गांव का कोई बाखली तक ऐसी नहीं है जिसमें बिजली नहीं पहुंची। मैंने श्रमदान के जरिए पोल पहुंचाए, और बिजली विभाग को तार ले जाने में भी मदद करते थे, श्रमदान करवाता था। तो जितने हमारे गांव, हमारे ब्लॉक के लिए जितना पैसा निर्धारित था, उस पैसे में मैंने 2 साल में कई गुना जो है ज्यादा गांवों को कवर करवा दिया। उससे जो है जब बटन दबा तो सारा विकासन जगमगा गया। अब उसको दूसरे लोग फॉलो नहीं कर पाए, वो क्या तरीका था वो लोगों को मालूम नहीं हो पाया। तो जब मैंने अपना थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा अपना चिन्ह मैंने छोड़ दिया, अपनी पहचान बना ली है, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं युवक कांग्रेस के काम पर लग गया। आपके जीवन को थोड़ा सा स्टडी करने का हमें मौका मिला। आप बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। आप खेतों से सब्जियां चुरा लिया करते थे, और हर एक प्रॉब्लम का आपके पास सल्यूशन रहा। तो ये एटीट्यूड कहाँ से डेवलप हुआ आपके अंदर कि प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तोड़ आपने हमेशा निकाला? हाँ, ये चाहे वो प्याज चोरी हो, चाहे कमला दी की वो बातें हो, है ना। तो आपके पास हर एक तोड़ था। जैसे प्याज में एक आपका बचपन की एक आपकी था, एक हमारे बलई, जहां पर आपने प्याज के वो जो गांठे थी, कमला दीदी थी, उसका खेत था। तो हमने उसके प्याज बहुत अच्छी हो रही थी, गांठ बहुत अच्छी हो रही थी।
तो उससे हमने कहा दीदी हमको एक दो गांठ प्याज की दे दे, हम भी इसको खींच के खाएंगे। उन्होंने प्याज नहीं देंगे, इससे मत देखना। तो हमने कहा ठीक है। दूसरे दिन हम लोगों ने प्लान बनाया, कुछ लोगों ने जो है कंबल उड़ाए उनको, वो बाग बंद करके बकरी के पीछे जो है बकरियां दौड़ा दी हमने, और कुछ लड़कों ने कहा बाग 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 चिल्लाए। तो अब उनकी बकरियां थी, कमली दीदी की जो है वो बकरियों के लिए भागी। अब बकरियां दौड़ रही थी तो वो उधर भागती गई, तो हमको अवसर मिल गया। हमने उसके खेत में प्याज निकाला और उसके ऊपर का हिस्सा चाकू से काट करके उसको फिर उसमें रुपाई कर दी। गांठ अपने जो है जो कट्टे लाए थे हम, उन कट्टों में भर करके लेकर के चले गए हम, और उसमें पानी छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद जब वो पीली पड़ने लगी तब उनको एहसास हुआ कि हमारा प्याज तो चुर गया। तो बड़ा पिताजी के पास हल्ला गुल्ला बचा, पिताजी ने डंडा वंडा मार करके सारे गांव में दौड़ा है। तो मुझे मालूम था कि बहू पर जेठ हाथ उसके नजदीक नहीं आते हैं करके। तो हमारी एक चाची थी गांव की, जो है बड़ा घाघरा पहनती थी, मुंह से लिपट गया। तो पिताजी जो है डंडा पटकते रहे, और जब थक गए तो फिर चले गए। तब मैं निकला वहां से जो है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारी। जब आप बच्चे साथ बहुत पढ़ते थे हम लोग, बहुत लंबा करीब 2-2.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे खेल होते रहते थे। जैसे देव पूजन का भी काम करते थे, जिसकी ककड़ियां चोर देनी है तो उसके बेटे को भी हम ककड़ी खिला देते थे। और उसकी माँ जब गाली देती थी तुम्हारा मर जाए, तुम्हारा फला हो जाए, तो हम कहते थे अरे अब तू मर जाता है, तू मर जाता है, तेरी माँ ने तो गाली दे दी। तो उसकी मजाक बनाने का काम करते थे। तो ऐसा बहुत सारे होते थे। एक बार बल्कि मेरे बड़े भाई वहाँ टीचर थे उस समय, बाद में प्रिंसिपल हुए, बाद में SDIS रिटायर्ड हुए। तो वो टीचर थे। तो एक दिन बस्ते में मैं संतरे भर करके ले गया, किताब नहीं ले गया, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को सबको संतरे खिलाता था। हमारे बहुत संतरे होते थे, माल्टे होते थे। तो किताब मैंने दूसरे लड़के की ली थी। तो उस किताब को जब वो आए ऐसे घूमे तो उसकी किताब ली, उसके बाद किताब थी नहीं बेचारे के पास। तो किताब क्यों नहीं लाया? अब वो गड़बड़ा गया। उसने कहा मैंने इनको दे रखी है। मैंने कहा तुम्हारी किताब कहाँ है? अब मैंने कहा, मैं इधर उधर देखने लगा। तो बोले क्या है ये बस्ते में, क्या है, तुमने तो क्या भर रखा है? तो खोला तो तुमसे नारंगियां बाहर निकल गई। तो फिर वो कॉस्मोस का फूल होता है ना, जिसका छोटा, उसके डंडे से मेरी बड़ी पिटाई हुई क्लास में जो है। ऐसा होता रहता था। इस तरीके बहुत शरारत होती थी उत्तराखंड की। और हाई स्कूल तक करते रहे हम ऐसा। और मैं एक चीज बताऊं, मुझे आज बड़ा आश्चर्य होता है जब छोटी छोटी बातों पर मुकदमा हो जाता है, लट बजने लगते हैं, सारी बातें होती है। कभी कभी टीचर किसी को पीट देते हैं तो माँ बाप झगड़ने के लिए चले जाते हैं। और मेरे पिताजी जो है और डंडा देते थे टीचर को, कहते थे डंडे से मारना, इसकी पिटाई करना। और चिंताराम मास्टर साहब थे, उनको डंडा दे करके जाते थे। हर 15 दिन बाद फिर आते थे संटी। तो वो मारते नहीं थे, वो तो बड़े भद्र, बहुत प्यार करके समझा करके करते थे चिंताराम जी। मुझे आज भी उनका चेहरा स्मरण है, जबकि वो प्राइमरी में मेरे शिक्षक रहे जो है। मगर हम जब हाई स्कूल तक भी गए तो ये सब करते रहते थे। बल्कि इंटर कॉलेज में भी जब गए तो हॉस्टल में रहते थे। लाला लोगों के बगीचे के अमरूद और लीची पर पहला अधिकार हमारा ही होता था, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का जो है। लेकिन कभी किसी ने थाने में मुकदमा करना या और कुछ करना, चौकीदार बढ़ा देते थे। और हॉस्टल के वार्डन के पास भी कभी कभी आ जाते थे शिकायत करने के लिए। लेकिन कभी किसी ने इस सीमा तक नहीं करते थे कि जिस जैसा आज होता है। और मैं आश्चर्य करता हूं, यदि उस समय होता तो या तो मेरे माता पिता का सर फोड़ देते या लोग जो है मेरा सर फोड़ देते थे। तो ये निडरता का, ये मैंने आपके जीवन को थोड़ा बहुत स्टडी करा। मैं एक चीज देखता हूं कि जब आप स्कूल में थे, फिर जब आपने BA LLB आपने किया, आप लखनऊ में भी रहे आप, तो एक आपके जीवन में मुझे वो डर कहीं नहीं दिखा। तो ये एटीट्यूड कैसे डेवलप किया आपने? और आज तक हम देखते हैं कि आप के चेहरे पे वो स्ट्रेस नहीं दिखता है, तो वो एटीट्यूड कैसे डेवलप हुआ है?
नहीं, स्ट्रेस और डर दो अलग अलग चीज है। भाई तो थोड़ा सा अब ईश्वर से होता है, लेकिन अब जनता से भी थोड़ा भय होता है, क्योंकि जब आप जो जो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो आपको अपने शब्द, अपनी बातचीत सब सोच समझ करके करनी पड़ती है, तो जनता से भी एक भय रहता है। लेकिन बाकी हाँ, ये है कभी मुझे किसी चीज को करने में कोई भय नहीं लगा और कोई संकोच भी नहीं हुआ, और मैं कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती थी मुझे। आप किसी नए समाज में खड़ा कर दीजिए, कहीं कर दीजिए, मैं देश भर में घूमता रहा, लेकिन कभी किसी समुदाय में जाने में मुझे कहीं कोई हिचक नहीं हुई। दूर नागाज से लेकर के जो है गुजरात के नाडिया वालों से लेकर के, केरल से लेकर के कश्मीर तक, कोकरनाथ, वेरीनाथ, कहाँ कहाँ हम घूमे, लेकिन कभी कोई संकोच, दुनिया भर में घूमे भगवान की कृपा से, लेकिन कभी कोई संकोच या डर मेरे मन में नहीं रहा। हो सकता है वो मेरी माँ के दूध की तासीर रही होगी जिसने मुझे निर्भीक बनाया। आप पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री बने, उस पल को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, एक समय था जब, बल्कि दो समय ऐसे आए जब मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा। एक 2001-2 में जब धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं एक वैकल्पिक रोड मैप बनाऊं डेवलपमेंट का, जो हमारे घोषणा पत्र के रूप में बाद में हमने प्रकाशित किया। तो उस समय मैंने सपना देखा, लेकिन नहीं बन पाया मुख्यमंत्री, मुझे कोई उसका मलाल भी नहीं हुआ। मैंने दूसरे क्षण उस चीज को झटक दिया, मैंने कहा चलो गया। 2014 में जब मुख्यमंत्री बन गए, उस समय मैं इच्छुक नहीं था। 2007 में भी मैंने व्यवस्था की, 2012 में भी मैं इच्छुक था, लेकिन 2014 में जिसमें मुख्यमंत्री बना गया तब मैं इच्छुक नहीं था, क्योंकि तब तक यहाँ मुख्यमंत्री आ चुके थे और मुझको ये लगता था कि अब उनकी सजाई हुई महफिल में मैं कहाँ जाऊं, किसी की झूठी टेबल में खाली अपना बैठ करके क्यों वो करूं। और फिर जैसी चुनौतीपूर्ण हालात थे, तो मुझे लगा कि हरीश रावत यदि सपना साकार भी हो रहा है, तो ऐसे समय में जिस समय पूरा राज्य बर्बाद है, तहस नहस है, टूट फूट है, सब संचार व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, अर्थव्यवस्था एवरीथिंग वाज ध्वस्त, मनोबल लोगों का टूटा हुआ था। तो उस झारखंड में इच्छुक नहीं था, जबकि दिल्ली में मैं अच्छा खासा जम गया था। मैं केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था, जल संसाधन जैसा मंत्रालय जो मेरी पसंद का था वो मुझे मिल गया था, बल्कि नेशनल वाटर पॉलिसी को पायलट करने बनाने का सौभाग्य मुझको मिला। और जिस खंड में मैंने ये वाटर पॉलिसी बनाई, आप मुख्यमंत्री में देखिए तो उधर नरेंद्र मोदी जी, प्रकाश सिंह बादल जी, जयललिता जी, नवीन पटनायक जी और ये नीतीश कुमार जी, ऐसे मतलब जो खगाढ़ देश के राजनीतिक थे वो सारे लोग, अच्युतानंद जी, कई सब लोग जो है सब एक उसके लोग थे, वो लोग थे। लेकिन उनके बीच में पायलट करना, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा हाउ तुम कैसे करोगे, कैसे बात करोगे, ये तो डाइवर्जेंट व्यूज है, झगड़े हैं राज्यों के, इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर को मत लो, ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर मुझे आप ट्राई करने का मौका दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू विद इन ए मंथ, और यदि हो सकेगा तो मैं तब करूंगा, नहीं तो आपके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं पैदा करूंगा, क्योंकि वाटर काउंसिल, नेशनल वाटर काउंसिल के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे। तो मैं उनको ये था कि चीफ मिनिस्टर वॉकआउट करेंगे, चीफ मिनिस्टर विरोध करेंगे, झगड़े होंगे, तो खाली चर्चा में क्यों आना है। लेकिन मैंने मैनेज किया और सबसे बातचीत की, एवरीबडी कोऑपरेटेड, और
उसके तरीके थे, क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय में बहुत संसाधन थे और राज्यों को सबको जरूरत थी। मैंने उनको बातचीत की, जो उनको चाहिए था उनको दे दिया, जो मुझको चाहिए था उन्होंने मुझको दे दिया, और हमने वाटर पॉलिसी जो है पास करवाई। तो मैं उस समय नदी जोड़ योजनाओं में काम कर रहा था, बल्कि ये जो उत्तर प्रदेश की और केन बेतवा वाली है, ये सारा काम करके मैं गया हूँ। अब पता नहीं कितना आगे बढ़ रही है। 3 परियोजनाएं हम बिहार में, एक महाराष्ट्र के अंदर भी हमने आगे बढ़ा दी थी, नदी जोड़ वाली। सपना अटल बिहारी जी का था, उसको भी मैं पूरा कर रहा था। तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ रह जाऊं साल 6 महीने जो भी है ये, तो मैं इनको पूरा कर दूं करके। तो लेकिन अब जब नेतृत्व का इशारा हुआ तो मैं आया, और जब आया तो फिर मैंने खुल करके पूरी तरीके से, फिर मैंने वो हिचकिचाहट जो पुरानी बैग वो था दिमाग के अंदर, उसको पीछे छोड़ दिया, और आज की चुनौती को ही मैंने अपने लिए महत्वपूर्ण समझा। और भगवान केदारनाथ की कृपा है और उत्तराखंड के लोगों की कृपा है, मेरे इस देवता और कुल देवता की कृपा है कि जो है मैं वो कर पाया जिसको करने की लोग 8-10 साल में भी कल्पना नहीं कर रहे थे। हमने 1.5 साल के अंदर आपदा से राज्य को उभार लिया। लेकिन 2012 में उत्तराखंड की जनता के मन में जो नाम था वो हरीश रावत का था, लेकिन उस समय उत्तराखंड की जनता को लग रहा था कि जो मुख्यमंत्री आने वाले हैं वो हरीश रावत हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस समय आपको कैसा लगा? शायद उस समय आपको भी पता होगा कि आपको ही मुख्यमंत्री के पद में, हाँ, मैं बल्कि 2002 का झटका तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। 2012 का पीना जरा कठिन हो गया, क्योंकि नारायण दत्त जी का एक विशाल व्यक्तित्व था। तो मुझे लगा कि मुझसे काबिल आदमी को और राज्य के हित में बनाया गया है, लीडरशिप का फैसला है, तो उसको मैंने पचाया भी, अपने साथियों को भी पचाने के लिए समझाया। लेकिन 2012 में मेरे लिए ये समझना कठिन था कि जिस व्यक्ति का 1-1.5 साल का लेजिस्लेटिव अनुभव है और मेरा 18-20 साल का लेजिस्लेटिव अनुभव है, मुझको धकेल दिया जा रहा है और उसको बनाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, और अनंत बता लीडरशिप का फैसला था, वो भी मानना पड़ा, कुछ गिव एंड टेक के साथ मानना पड़ा। लेकिन 2014 जो है, अब मैं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं तो कौन छोड़ा, तो मेरे लिए यहाँ जो है एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर था। बट भगवान की कृपा से मैं अपने को प्रूव कर पाया, अपने को ये कर पाया कि मैं इस पद के लायक था करके। अपने मन में संतोष हुआ। दूसरे पब्लिक क्या समझती है वो लोग जाने, लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि जो काम मुझको मेरी नेता ने सौंपा था, सोनिया गांधी जी ने, मैंने उसको निष्ठा से पूरा किया। मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे कठिन निर्णय आपने कौन सा लिया? सबसे अप्रिय और अलोकप्रिय निर्णय मैंने आबकारी नीति में परिवर्तन का किया। हमारे राज्य की जो शराब नीति थी, हम केवल दूसरों की शराब को बेचने का काम करते थे यहाँ, चाहे नकली आए, चाहे असली आए, चाहे मिलावटी आए, और यहाँ हम उसको बेचने का काम करते थे। जबकि हमारा राज्य सबसे बड़ा फलोत्पादक, बी ग्रेड फल, सी ग्रेड फल ज्यादा, ए ग्रेड तो बहुत कम है यहाँ। सब्जियां, अब बबू गोसा जैसी ऐसी प्रजातियां हैं, मेहरू बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इनको मार्केट नहीं मिल पाता था, तो हमारा हॉर्टिकल्चर पीछे जा रहा था। और बिना हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी को आगे बढ़ाए हुए आप उत्तराखंड के कायाकल्प की कल्पना नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोचा, अपने मन में प्लान बनाया, मैंने कहा यदि मैं आबकारी नीति को फलोत्पादन के साथ जोड़ दूं, तो मैंने जो 20% ये फैसला किया आबकारी नीति में कि 20% मार्केटिंग राइट उस कंपनी को दिया जाएगा जो उत्तराखंड के फलों को
शराब शोधन में इस्तेमाल करेंगे, डिस्टिलेशन में इस्तेमाल करेंगे 20% फल। और मेरे उस निर्णय का परिणाम ये रहा कि उस बार कद्दू तक बड़े दामों पे गया, दूर दूर लोग कद्दू ही खरीद कर लाए, मूलियां खरीद करके लाए, और बब्बू वो सब जो है मनमाखे दाम लोगों को मिले, और सेब इत्यादि के सिगरेट, लोगों को लगा कुछ तो लाओ फल, आलू आधे सड़े आधे गले। डिस्टिलेशन के जरिए 3 कंपनियों ने डिस्टिलेशन में इसको इस्तेमाल किया। एक लक्ष्य की चीनी मिल ने और 2 और कंपनियों ने जो है, उनमें से एक कंपनी ने स्मार्टली तंत्र को अपने साथ मिला लिया, बल्कि एक मेरे विश्वस्त व्यक्ति को भी अपने साथ मिला लिया, और 20% का जो मार्केटिंग राइट था वो साल भर का था। उन्होंने 2 ही महीने में 20% टोटल क्वांटिटी को 2 महीने में मार्केट में उतार दिया। तो जो जिनको स्वाद दूसरे शराबों का था, उनको ये स्वाद पसंद नहीं आया, और चंद्रवंशी भी मुझसे नाराज हो गए, सूर्यवंशी भी मुझसे नाराज हो गए, दोनों नाराज हो गए। तो वो जो निर्णय था मेरा, वो मेरे लिए बड़ा कटु सिद्ध हुआ, लेकिन वो कठिन निर्णय मैंने सुविचारित तरीके से लिया। शराब लॉबी बहुत नाराज हुई मुझसे। उस समय तक यहाँ के शराब के ट्रेड के ऊपर एक व्यक्ति का कब्जा था, जिनको सब लोग जानते हैं, और बहुत कुलवंत सिंह एंड कंपनी, पौंटी चड्ढा के नाम से सब जानते हैं। सारे राजनीति उनकी मुट्ठी में रहती थी यहाँ की जो है, लेकिन मैंने उनकी मुट्ठी तोड़ दी, और मैंने स्वतंत्र पॉलिसी बनाई। और लेकिन केवल एक फैसला कि मेरे फल खपे उसमें, उस डिस्टिलेशन की पॉलिसी की वजह से जो है मुझको बहुत आलोचना सहनी पड़ी। और आज तक भी कभी मैं कोई बात करता हूं तो कई लोग जो है कह देते हैं, वो क्या है उस शराब का क्या नाम था, वो डेनिस करके, और डेनिस करके कह देते, जबकि डेनिस आज भी बिक रही है। लेकिन लोगों को जो है धामी जी की डेनिस अच्छी लग रही है, मगर हरीश रावत की डेनिस उस समय लोगों को प्यारी नहीं लगी। तो वो निर्णय कठोर निर्णय था। उसके अलावा मैंने जिस समय अपने मंत्रिमंडल से, मैं सतपाल महाराज जी का बड़ा आदर करता था, वो राजनीतिक विरोधी थे मेरे, लेकिन मैं बड़ा आदर करता था। उनकी पत्नी हमारी मंत्री थी, और लेकिन जब बहुत आलोचनाएं बढ़ने लगी, और सतपाल महाराज तो खुल करके चले गए दूसरी तरफ, लेकिन अपनी पत्नी को मंत्री बनाए रखना चाहते थे। तो मैंने इशारे में एक आध बार कहा उनसे, मैंने कहा देख लीजिए आप कितना रहना आपका उचित है, मैं तो आपका बड़ा आदर करता हूँ। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, और मंत्री पद एंजॉय करना चाहती थी। तो मुझे फैसला लेना पड़ा कि मैंने कहा या तो आप इस्तीफा भेज दीजिए, अदरवाइज मैं राज्यपाल महोदय को लिखने जा रहा हूं कि इनको सैक कर दिया जाए। तो वो निर्णय जरा सा कठोर निर्णय था, जिसको मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन मुझे लेना पड़ा सर्कमस्टेंसेस के। उत्तराखंड का युवा आजकल आपको एज ए इन्फ्लुएंसर भी देख रहा है, एज ए यूट्यूबर भी देख रहा है, और आपको एज ए मार्केटिंग गुरु भी देख रहा है। जिस तरीके से आपने उत्तराखंड की सब्जियों को फेमस कर दिया, जैसे गैती एक आलू जैसी सब्जी है, ठीक है, अब लोग उसके गुटके और उसके समोसे की भी बात कर रहे हैं। तो आपको एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी देखा जा रहा है उसका। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि आप जो प्रमोट कर रहे हैं? मैंने ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं यूट्यूबर हूं, मैं केवल हरीश रावत हूं। ये मेरे धरती के उत्पाद हैं, उस मिट्टी के उत्पाद हैं जिस मिट्टी का अंश मुझ में भी है, मेरे बच्चों में भी है। जिस मिट्टी के कृपा से, जिस धरती की कृपा से मैं मुख्यमंत्री बना, देश भर में मुझे इतने लोग जानते हैं। इधर कम हो गया, नहीं 1 लाख सब्सक्राइबर है आपके यूट्यूब में। हाँ, नहीं 1 लाख से ज्यादा होंगे, लेकिन जो है मैं देश भर में जो है
लोग जानते हैं सब जगह जो है। तो मेरे मन में ये भाव है कि मेरी प्रसिद्धि का कुछ हिस्सा मेरे गांव घर के उत्पाद को भी मिलना चाहिए, जिसको खा करके मेरी माँ ने या जिसको बेच करके मेरी माँ ने मुझे पालने का काम किया। इसलिए मैंने मड़ुए से लेकर के झुमरे तक, यहाँ तक कि गांव घर के बिच्छू घास का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। समझ लीजिए, स्वघोषित ब्रांड एम्बेसडर हूँ। कोई कहता थोड़ी है मुझसे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी प्रसिद्धि का लाभ मेरे क्षेत्र के उत्पाद को मिले। और कभी तो पॉजिटिव, कभी मैं नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए भी करता हूँ। एक बार वो गेठी मुझे लगा कि पकड़ नहीं पा रहे हैं लोग इसको, तो मैंने अपने भाई से कहा, घर की छत में बैठा था गुनगुनी धूप में, मैंने कहा भाई वो गेठी लाओ उबाल करके, और उसमें जरा किनारे नमक रख करके लाना। और उधर मैंने कहा उसे चाय लाना, तो वो चाय जो है, काली चाय पीता हूं, तो वो लाए बंद गिलास में। मैंने नहीं, बंद गिलास में नहीं, कांच के गिलास में लाओ। और वो कांच के गिलास में लाए तो उसमें जो डिप का रखा था, मैंने कहा इसको हटा, डिप करने वाले को। वो कांच का एक गिलास रखा और उसका एक घूंट, और उधर मैं उसको गेठी को खाता था। तो भाजपा ही जुट गए, उन्होंने कहा गुरु हो गए शुरू। और ये करते करते उसको 32 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। तो उस नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए मैंने गेठी को, जिसको फ्लोटिंग पोटैटो भी कहते हैं, उसको मैंने एक राष्ट्रीय परिदृश्य पर, अब उसकी उपलब्धता कम है, यदि उपलब्धता हो तो आज गेठी की जबरदस्त मार्केट हो सकती है। अब 100 रुपये किलो, 100 किलो रुपये तक गेठी जा रही है। तो ये, अब ये वो धरती के लिए करता हूं। और मैं और लोगों से भी कहना चाहता हूं, मुझसे बहुत प्रसिद्ध उत्तराखंडी हैं, जिनके करोड़ों लोग अनुयायी हैं, जिनके शब्दों की वैल्यू मुझसे कई गुना ज्यादा है। यदि वो अपने घर गांव के उत्पाद को, अपने हमारे चाहे शिल्प हो, चाहे हमारे धरती के उत्पाद हो, चाहे हमारे व्यंजन हो, चाहे हमारा पहनावा हो, हमारी संस्कृति हो, उसके किसी अंश को भी अपनी प्रसिद्धि के साथ जोड़ दें, तो जो आज स्वदेशी स्वदेशी कह रहे हैं, हमको कुछ किसी स्वदेशी विदेशी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारा तो उत्तराखंड में, हमारे तो इतने लोग हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है प्रवासी उत्तराखंडियों का, कि यही मार्केट पूरा करना उत्तराखंड के बस की बात नहीं है। और ये अपने रिश्तेदार नातेदार तक पहुंचा दे तो और बड़ी बात है। अब जैसे नींबू है, येलो गोल्ड नाम रखा है मैंने। अब वो नींबू की चटनी, नींबू का अचार, उसके बगल के गुण आदि सब मैं बयान करता हूं। तो लोगों ने अब वो नींबू खरीद करके ले जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये नींबू जो है गेम चेंजर है, इसको बंदर सुअर कुछ नहीं खाता है। तो हमारी प्रकृति के अनुरूप भी है। सारे जितने झोल है, जितने घाट, उनमें जो है नींबू के वृक्ष लगा दो, और आप दुनिया भर में उसका नींबू का जो बनता है वो बना करके बेचने का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके जरिए हम छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, आज आपने देखा होगा बुरांश के जूस की प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। किलमोड़े के रस का, क्योंकि वो सिरोसिस में काम आता है, तो किलमोड़े की अब दाने खोज रहे हैं लोग, अब किलमोड़े का संरक्षण कर रहे हैं, अब उसको उजाड़ नहीं रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि उसके जूस की कीमत बहुत बड़ी है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, तो मैं उनका स्वघोषित, सेल्फ अपॉइंटेड कह दीजिए, जो है ब्रांड एम्बेसडर, जो आप कह रहे हैं वो समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, लेकिन मेरी अपनी मानसिक दीवानगी भी हो सकती है कि मुझे संतोष होता है। जैसे अभी एक सज्जन ककड़ी, गेठी, घी आदि लेकर के मेरे पास आए, तो मैंने फौरन अपने फेसबुक में डाला उसको। तो मुझे ये लगता है, एक संतोष का भाव होता है कि हमारे लोग इन उत्पादों की तरफ जा रहे हैं। आपने नींबू को येलो गोल्ड बोला। अभी मैं आपका फेसबुक लाइव देख रहा था, तो आपने उत्तराखंड के शिल्पकारों को टेक्नोक्रेट आपने शब्द का इस्तेमाल किया। तो क्या आपको मार्केटिंग गुरु भी कहा जा सकता है? नहीं, वो जन्मजात टेक्नीशियन है। शिल्पकार नाम संबोधन, शिल्प का मतलब क्या है? शिल्पकार, उसको शिल्प को काढ़ने वाला शिल्पकार।
लेकिन आपने वैल्यू बढ़ा दी ना, जैसे नींबू को टेक्नोक्रेट किसको कहेंगे जब? टेक्नोक्रेट यही तो है। आज दुनिया शिल्प की बात कर रही है, आज डोनाल्ड ट्रंप जो है शिल्प की बात कर रहा है। तो ये शिल्प है हमारे पास। तो कुछ लोग पैतृक रूप से जो है शिल्प उनके हुनर में सम्मिलित है। अब हम उसको मार दें, हमने अपनी भवन शैली को छोड़ दिया, हमने अपने कास्ट कला को छोड़ दिया, हमने दूसरी कलाओं को छोड़ दिया अपने, तो ये हमारी गलती है ना, ये हमारी गलती है, धरती की गलती नहीं है। धरती ने सिखाया, हमने उसको मरने दिया। तो मैं उसकी बात करता हूं, मैं लोगों से कहता हूं। अब हमारा काम है कि हम लोगों से कहें कि कहां गलत हो रहा है और कैसे उसको करेक्ट कर सकते हो। एक नेता एक आम इंसान से कैसे अलग होता है? नहीं, आप अलग होकर के नहीं जी सकते। केवल एक बात है, एक बात आपको, आम आदमी 9 साढ़े 9 बजे खाना खा सकता है, टेलीविजन देख सकता है, सो सकता है। अब मैं न्यूज भी सुनता हूं तो 12 बजे सुनता हूं, क्योंकि मुझे दूसरे दिन के लिए न्यूज चाहिए ताकि मैं अपडेटेड भी रहूं। तो मैं 12 बजे सुनता हूं, रात के जो है आधी रात को, जिस समय सब दुनिया सो रही होती है। तो वहीं पर हम जरा सा अलग होते हैं। ये अकेले हरीश रावत ही नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। तो लेकिन फिर आपकी पर्सनल लाइफ? अब देखिए, यदि आप अपने को समाज के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, आपको दूसरा रास्ता, किसी ने हमको कहा थोड़ी, हमसे कोई पूजा करने थोड़ी आया। हरीश रावत की किसी ने आरती उतारी कि तुम इस रास्ते पे जाओ? मैं उस रास्ते पे खुद गया, मैंने लोगों से वोट मांगा, मैंने लोगों से हाथ जोड़े। तो ये कोई एहसान नहीं है, तो उसकी कीमत तो मुझे को अदा करनी पड़ेगी ना। और यदि अदा नहीं कर रहा हूं तो जो कुछ मुझको मिला वो दूसरों को तो नहीं मिल गया, या दूसरे मेरे साथियों को नहीं मिल गया। कई लोग हमसे ज्यादा योग्य लोग हैं, ज्यादा समझदार लोग हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ को प्रिजर्व करना चाहा, हमने अपनी प्राइवेट लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। इतना ही अंतर है। तो क्या खोया क्या पाया? क्या खोया क्या पाया? आपने शब्द किया, आपने यूज किया था सेक्रीफाइस। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेक्रीफाइस। आपने अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस किया। नहीं किया, नहीं कहा, मैंने कहा कीमत देनी पड़ती है, कीमत देनी पड़ती है। हमसे किसी ने हाथ जोड़ करके नहीं कहा मैंने, हमने कहा लोगों से हमको दो, हमको ये काम हम करेंगे, हम ये सेवा करेंगे। तो आप काहेगा मलाल, जब काहेगा मलाल भैया। यदि आपने जो बनाया होगा खाना वही तो खाओगे ना। तो हमने यही बनाया, यही खा रहे, तो हमें कोई मलाल नहीं है। इसलिए जो रास्ता हमने चुना, हमको उस पर कोई मलाल नहीं है। हाँ, मलाल इतना जरूर है कि हम अपनी बातें, अपनी समझ को अपने लोगों तक ठीक से पहुंचा नहीं सके। हाँ, मैं 2017 में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बड़ा उत्सुक था। मैं ये चाहता था कि लोग मुझको चाहे 3 ही साल के लिए सौंपे, तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि उत्तराखंड की व्यवस्था पूरी जो है रास्ते पर आ जाए। अब उत्तराखंड राज्य बनाया आपने एक नई सोच के साथ, एक नई समझ के साथ, और राज्य का संचालन कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर। आप तो उत्तर प्रदेश के कॉपी स्टेट हो गए, आप तो बिहार के कॉपी स्टेट हो गए। आपने अपना डेवलपमेंट का मॉडल तो बनाया नहीं, और जो आपके नजदीक थे मॉडल हिमाचल या सिक्किम, उनका आपने अनुसरण नहीं किया, आप तो उत्तर प्रदेश का अनुसरण करते रहे। तो मैंने जरा सा मॉडल बदला 2014 से लेकर के 2016 तक। तो मैं चाहता था कि उस मॉडल को मैं और एक स्वरूप दे सकूं, लोगों को कन्विंस कर सकूं, जिनमें गैरफैन भी सम्मिलित है। लेकिन लोगों ने मेरी अपील नहीं सुनी। 2022 में भी मैं बहुत इच्छुक था कि हो जाए, लेकिन मैं अपनी पार्टी को ठीक से नहीं समझा पाया, अपने साथियों को ठीक से नहीं समझा पाया। लोग तो समझ रहे थे, लेकिन मेरा घर नहीं ठीक से समझ पाया। लेकिन आज अब वो इच्छा अब केवल ये देखने की है कि उत्तराखंड फिर से उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते से उसका भला है। पलायन, बेरोजगारी, दूसरी सारी समस्याओं को, और एआई के युग में एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। महान गढ़वाली, महान जौनसारी, महान रंग,
महान कुमाऊनी, महान गंगोली संस्कृति जो है वो धीरे धीरे जो है उसके लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाएगा यदि हम नहीं संभले अभी से जो है। तो बड़े दोराहे पर खड़े हैं। तो ऐसे समय में मैं ये जरूर चाहता हूं कि ऐसे लोगों के हाथ में उत्तराखंड की बागडोर आए जो लोग फिर से उत्तराखंडी मॉडल खड़ा करने का काम कर सके। अब मेरी कोई चाहत हरीश रावत के रूप में नहीं है। अब हमने वो चाहत दूसरों के साथ समाविष्ट कर दी है। हमने कहा उस पर मर्ज कर दो। तो इतने सालों में क्या हरदा पहले जैसे हैं या बदल गए हैं? वो वैसे ही हूँ जैसा पहले था। जैसा पहले था। और आज भी मुझे मौका मिल जाए तो मैं मोहंडी के गांव में ककड़ी चोरना सबसे ज्यादा पसंद करूंगा जो है? माल्टे चोरना बहुत पसंद करूंगा। लेकिन अब ककड़ी भी नहीं मिलती, माल्टे भी नहीं मिलते, तो इसलिए जो है इधर उधर से देख करके जो है अपना मन बहलाने का काम करता हूँ। तो मैं अभी वैसा ही हूँ जैसा पहले था। जब आलोचनाएं मिलती हैं तो उस समय आपको कैसा लगता है और आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? आलोचना तो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। यदि आलोचक नहीं होंगे, कबीर ने कहा है ना, निंदक रे राखिए। तो यदि आलोचक नहीं होंगे तो आप करेक्ट कैसे होंगे? आपके निर्णय सही कैसे हो पाएंगे? तो आपको निंदक तो आलोचना तो रखनी पड़ेगी। मैं आलोचना से नहीं घबराता, बल्कि मैं इन लोगों से पूछता हूं कि एंटी कमेंट कितने आए हैं मेरे फेसबुक में, वो जरा मुझे सुना दो। उससे मुझे गुदगुदी होती है, क्योंकि यदि वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद मैंने जो कुछ डाला है उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है। यदि उसमें आलोचक नहीं है, यदि सब्जी में नमक और मिर्च नहीं है तो फिर सब्जी कैसी है? जब आप अकेले में होते हैं तो दिमाग में आपके क्या चलता है, राजनीति या आत्मचिंतन? देखो, अभी तो राजनीति हावी रहती है, राजनीति नहीं पार्टी हावी रहती है। मुझे चिंता ये है कि मैं इस दुनिया से कांग्रेस को सत्ता में आए देखे बिना जाना नहीं चाहता। अब कब आएगी, कैसे आएगी, कितना मैं चींटी जैसा ही योगदान से ही कैसे वो योगदान देने का काम कर सकता हूं, वो मेरे सोच का हिस्सा होता है। सत्यता ये है। और बाकी जितना बचता है, कुछ उत्तराखंड के विषय में, कुछ औरों के विषय में, परिवार के विषय में भगवान की कृपा से हमने अपने बच्चों को कठिनाई को फेस करते हुए आगे बढ़ाया। तो उनकी आजीविका कैसे चल रही है, क्या चल रही है, उसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे बच्चे कम में भी गुजारा करना जानते हैं। हमने एफ्लुएंस का रास्ता नहीं अपनाया, जो है हमने एक सामान्य तौर पर अपनी जिंदगी को ढाला। जब अवसर भी थे और मैं सत्ता के शीर्ष के काफी करीब रहा, लेकिन मैंने धनोपार्जन की तरफ ध्यान नहीं दिया, दूसरे चीजों के लिए उपयोग किया, और मुझे उसका कोई मलाल नहीं। 2027 के लिए आपके क्या प्लान है? मैं तो जाकर लगा रहा हूं आजकल, ढोल खोज रहा हूं, जो बढ़िया ढोल मिले, ताकि ऐसा ढोल मिल जाए मुझको जिससे कांग्रेस के देवता नाच पड़े। ये कतूरी जागर जानते हैं आप? तो कतूरी जागर में ढोल बढ़िया चाहिए होता है। यदि ढोल बढ़िया है तो जागर लगा दी जाती है। तो मैं वो ढोल खोज रहा हूँ आजकल। तो बाकी और कुछ नहीं, मैं वो जागर लगाना चाहता हूँ ताकि कांग्रेसी नाच जाए। वही मेरा 2027 के लिए प्लान है। यदि वो कर सका, मैं वो नचा सका, तो 2027 हमारा है। यदि मैं नहीं नचा पाया तो फिर ही है। उत्तराखंड की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप अपनी स्वाभाविक क्रिया में आइए। उत्तराखंड अपने लिए तो वोट कर ही नहीं रहा है, सवाल खड़े करता है। जब परेशानी होती, जब चिन्ह आता है तो बहुत परे, लेकिन अपने लिए वोट नहीं कर रहा है, अपने सवालों के लिए वोट नहीं कर रहा है, अपने को थोड़ी देख रहा है। तो किसी को दिखा रहे, भाजपा वाले कह रहे वो उसको देख करके वोट दो, और जो उसको तरफ नहीं देख पा रहे उसको दूसरे दाढ़ी वालों को दिखा दे रहे, कह रहे हैं ये आ जाएंगे, खा जाएंगे, तुम्हारा बिगाड़ देंगे, तुम्हारी संस्कृति नष्ट कर देंगे, तुम्हारा परिवार नष्ट कर देंगे। तो ये जो नफरत की राजनीति भर दी है लोगों के दिमाग में,
मैं चाहता हूं कि डरा हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है, डरा हुआ समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। उत्तराखंड को भाजपा ने भयभीत कर दिया है, डरा दिया है। इस भय से बाहर आओ। भाजपा तुम्हारे भय का दोहन करने का काम कर रही है और दे उसके बदले तुमको कुछ नहीं रही। भय से बाहर आओ, अपनी समस्याओं पर वोट करो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने की जिसमें क्षमता है उसको वोट करो, उसको चुनो। ये मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ। बाकी उनकी मर्जी। हम तो उन देवताओं में से हैं जो वैसे ही टांग हाथ खड़ी करके चार खाने चित्त पड़े हुए हैं, तो और कुछ दिन गुजार लेंगे। लेकिन लोगों का क्या होगा? एक उसमें था ना, शोले का डायलॉग था, कालिया तेरा क्या होगा। तो हम उत्तराखंड वालों से कहना चाहते हैं, उत्तराखंड का क्या होगा? जिस तरीके से घोस्ट मिलिशियस हो रहे, जिस तरीके से पलायन हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज ही एक वो है कि भाजपा के एक नेता ने जो है एक लड़की के साथ फिर बलात्कार किया है। जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं जो है, ये क्या सब ऐसा हो रहा है जो गैर उत्तराखंडी है। तो इससे जरा संभलिए, इस खतरे से सावधान रहिए। बाकी आपका निर्णय सुविधारी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषावत जी पॉडकास्ट में आने के लिए। और 2027 में अभी वक्त है, हम चाहेंगे कि आप हमें फिर मौका दें, हम आपकी बात जनता तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।